जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हास्य ज्ञान से रिविजन में। दोस्तों हम लोग 4th चैप्टर तक पढ़ चुके थे, ये वाला 6th क्लास का ज्योग्राफी, और आज हम लोग को 5 चैप्टर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो अगला चैप्टर आइए देखते हैं। बोल रहा है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में। तो इसमें जानना है हम लोगों को पृथ्वी के परिमंडल के बारे में। आइए रीड करते हैं। देखिए, बोला जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके होंगे कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। तो पीछे भी आप लोग पढ़ें कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह, इसी कारण तो इसको अद्भुत ग्रह भी कहा जाता है। बोले मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यकता तो भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर क्या है, मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें वायु पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं। तो कौन कौन से घटक है दोस्तों? मतलब पृथ्वी का एक ठोस जिस पर हम भूमंडल रहते हैं उसको भूमंडल कहते हैं, और गैस की एक परत है जो पृथ्वी के चारों ओर घेरी हुई रहती है उसको वायुमंडल कहते हैं। और जहाँ ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी गैस से भी जो है वायुमंडल में पाई जाती है। हम बोल रहे हैं कि फिर पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जिसको कहते हैं जलमंडल। तो ये 3 घटक है दोस्तों पृथ्वी का, भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। इसके अलावा जलमंडल के सभी अवस्थाएं जैसे कि बर्फ, जल और जल वाष्प, सारी चीज़ों जो है यहाँ पे सम्मिलित की जाती है। अब जैसे देखिए धीरे धीरे करके एक एक करके पढ़ते हैं कि क्या है भूमंडल, क्या है वायुमंडल और क्या है जलमंडल। ठीक है, तो आइए यहाँ पे पढ़ने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए शब्द की उत्पत्ति के बारे में दे रहा है। बोल रहा है लिथास का अर्थ होता है पत्थर, और एटमास का अर्थ होता है वाष्प, ह्यूडोस का अर्थ होता है जल, यानी बायोस का अर्थ होता है जीवन। क्या आप इसी में और शब्द बना सकते हैं तो बनाइए। ठीक है, इसके बारे में कह रहा है, तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आइए यहाँ पे भूमंडल के बारे में जानते हैं। बोल रहा है दोस्तों पृथ्वी के ठोस भाग को क्या कहते हैं, भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पटी चट्टानों तथा मिट्टी की परतों का बना होता है। बोल रहा है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी के सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से भागों में? तो बड़े स्थलीय भाग को महाद्वीप कहते हैं, और जो बड़े जलाशय को क्या कहते हैं, महासागर बेसिन कहते हैं। तो जो भूभाग होगा, स्थलीय भूभाग, उसको महाद्वीप कहेंगे, और बड़े बड़े जो जलाशय बेसिन होगा ना, उसको महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। बोल रहा है विश्व के सभी महासागर क्या है, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसको 5.1 के चित्र में दिखाया गया है, तो आगे दिखेंगे वो वाला चित्र। अभी आप लोग ज़्यादा चिंता मत करिए। बोल रहा है समुद्री जल का तल सभी जगह क्या होता है, समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। यानी कि स्थल की जो ऊंचाई होता है ना, समुद्र के तल से मापा जाता है, उसको क्या माना जाता है, शून्य माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एक फिगर दिया है, ये सारा जो है अपने आप में मतलब मिला हुआ है। देखिए महासागर का जितने भी महासागर है आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे महासागर और महाद्वीप का चित्र दिया गया है। ठीक है, इसको आप देख लीजिए। ये देखिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, यह है दक्षिणी अमेरिका में महाद्वीप इधर साइड, और इधर साइड फिर जाइएगा तो इधर अफ्रीका हो गया, फिर यूरोप और एशिया। इधर दोस्तों नीचे में एक दिखिएगा इधर साइड में, तो इधर एक ऑस्ट्रेलिया है। तो इतने सारे द्वीप है। फिर क्योंकि अब इधर एक अंटार्कटिका द्वीप हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप हमारा पड़ता है। और उसके बाद फिर महासागर की बात करें तो देखिए अटलांटिक महासागर दे रहा है, फिर इधर हिंद महासागर दे रहा है, ऊपर आर्कटिक महासागर दे रहा है, इधर दक्षिण महासागर या अंटार्कटिका महासागर भी इसको कहते हैं, फिर इधर दोस्तों देखिए प्रशांत महासागर। ठीक, तो इस तरह से कुछ 5 महासागर और 7 महाद्वीप यहाँ पे वर्णन किया गया है। अब आगे देखते हैं। बोल रहा है विश्व की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर की हम बात करें तो वो क्या है, माउंट एवरेस्ट है, जो समुद्र तल से अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 8,848 है। तो इसका 8,848 नहीं दोस्तों, इसको याद रखिएगा 8,850 हो गया है ये दूरी बढ़ करके। ठीक है, तो आप लोग पढ़ेंगे कि आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि पर्वत की ऊंचाई कैसे बढ़ गई। तो बढ़ता है दोस्तों, उसमें भी वृद्धि हो रही है, क्योंकि अभी तक जो मतलब चीज़ें वो सारी क्या होता है, टकराहट जो हुआ था ना किसका, प्लेटो का, वो अभी तक मतलब जारी है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, हमको मुझे पता है, लेकिन आप धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे ना ऊंचे क्लास में, तो फिर धीरे धीरे आपको ये बातें समझ में आएगी। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई अभी फिलहाल बढ़ करके 8,850 हो गया है। ठीक है, बोल रहे विश्व का सबसे गहरा, अगर प्रशांत गहरा भाग की बात करें तो पूरे विश्व में सबसे गहरा भाग कौन है, तो वो मेरियाना गर्त को कहा जाता है, जो प्रशांत महासागर में स्थित है। और इसकी गहराई की बात करें तो इसकी गहराई जो है 11,022 मीटर है, यानी एवरेस्ट की ऊंचाई से भी ज़्यादा गहरा है इस मेरियानी गर्त का गहराई 11,022। ठीक है, बोल रहा है कि आप कल्पना कर सकते हैं कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे नीचे भाग में इतनी अधिक भी हो सकती है। तो क्या आपको इससे पढ़ने से पहले पता लगा होगा कितना गहरा भी होगा कोई गर्त। अब देखिए महाद्वीप के बारे में बोल रहा है पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है। तो एक 7 महाद्वीप है, आप सभी को पता है। यह विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे को क्या करते हैं, अलग करते हैं। महाद्वीप हैं, पहले एशिया महाद्वीप हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, 7 महाद्वीप हैं। बोल रहा है कि
ध्यान दीजिए, स्थल का जो सबसे मतलब बहुत बड़ा भाग जो है उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें क्या है, उत्तरी गोलार्ध में ही तो स्थित है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में देखिए इधर साइड ज़्यादा स्थित है चीज़ें, और यहाँ कम है, क्योंकि यही विषुवत रेखा है, ये वाला विषुवत रेखा है, तो इससे ज़्यादा चीज़ें जो है स्थलीय भाग ऊपर भाग में नहीं स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित है। अब बोल रहा है एशिया के बारे में, देखिए एशिया दोस्तों है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप की अगर बात करें तो एशिया महाद्वीप है। ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में फैला हुआ है, मतलब पृथ्वी का जितना क्षेत्रफल है ना उसके 1/3 में मात्र एशिया महाद्वीप है, ठीक है। तो बहुत बड़ा महाद्वीप है, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप। बोला यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, यानी कि उत्तरी में तो है ही, पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है, और फिर उसके बाद वो पूर्वी गोलार्ध में भी स्थित है। बोल रहा है कि कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर के गुजरती है। एशिया महाद्वीप से अगर बात करें कौन सी रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा इससे होकर के गुजरती है। एशिया पश्चिम में यूराल पर्वत से यूरोप को अलग करता है। दोस्तों देखिए इधर एशिया है, इधर एशिया के साइड में इस टाइप क्या है, यूरोप है, नीचे तो अफ्रीका है। तो इसको दोस्तों यूरोप को जो है ना, एशिया एक यहाँ पे पर्वत है यूराल पर्वत, उसी से दोस्तों एशिया को क्या करता है, सॉरी यूरोप को क्या करता है, अलग करता है। और एशिया और अगर यूरोप की बात करें तो इसको संयुक्त रूप से मतलब साथ साथ ही इसको यूरेशिया भी कहा जाता है। यू मतलब यूरोप, यूरोप और एशिया यूरेशिया, तो इस तरह से उसको यूरेशिया भी कहा जाता है। अब लगले इसको साइड में यूरोप है, तो यूरोप के बारे में पढ़ रहे हैं। बोल रहा है कि यूरोप एशिया का बहुत छोटा महाद्वीप है, ठीक है। और बोल रहा है महाद्वीप का एशिया के किधर है, पश्चिम की ओर है एशिया। देखिए इधर पूरब हो गया और इधर पश्चिम, तो पश्चिम की ओर क्या है, एशिया से पश्चिम की ओर यूरोप महाद्वीप है। बोल रहे हैं यहाँ आर्कटिक वृत्त इससे होकर के गुजरती है। कौन सा वृत्त, आर्कटिक वृत्त। यह 3 तरफ से जल से घिरा है दोस्तों, यूरोप ना 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है, ठीक है। बोल रहा है यानी कि देखिए इधर बस भारत से एक यूराल पर्वत अलग करता है इसको, भारत नहीं सॉरी एशिया से दोस्तों इसको यूराल पर्वत यहाँ पे से अलग करता है, और बाकी इधर 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 सारा चीज़ जो 3 तरफ से क्या है, जल से घिरा हुआ है यूरोप, ठीक है। अब बोल रहा है यहाँ पे कि अफ्रीका एशिया के में जो है दूसरा सबसे बड़ा द्वीप, मतलब सबसे बड़ा हो गया एशिया और इसके बाद अफ्रीका मतलब विषुवत वृत्त जो है अफ्रीका से लगभग बीच से होकर के गुजरता है, विषुवत वृत्त, ठीक है। मतलब जिसको 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो इसका भी ज़्यादा भाग उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित है। और यहाँ चित्र देखने के लिए बोल रहा है, चित्र में तो हमें आपको दिखाए थे। एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर के कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अफ्रीका ही एकमात्र ऐसा द्वीप है जिससे होकर के तीनों रेखाएं गुजरती है। तीनों रेखाएं का मतलब कि विषुवत रेखा भी गुजरेगा, कर्क रेखा भी गुजरेगा और मकर रेखा भी गुजरेगा। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। और ये दोस्तों सहारा का रेगिस्तान स्थित कहाँ है, तो अफ्रीका में ही स्थित है, और सबसे बड़ा रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। बोल रहा है इस महाद्वीप के चारों ओर समुद्र और महासागर से घिरा हुआ है। अब देखिए बोल रहा है कि विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें, नील नदी, तो वो भी अफ्रीका में ही है। अब अफ्रीका का मानचित्र को देखिए और बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा, विश्व रेखा किन किन भागों से होकर के गुजरती है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए उत्तरी अमेरिका के बारे में बोल रहा है। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा भाग है, मतलब सबसे बड़ा एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका जो है सबसे बड़ा मतलब विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और यह दक्षिणी अमेरिका से एक संकरा भाग से, देखिए ऊपर है उत्तरी अमेरिका, नीचे दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पे से एक संकरा भाग से जुड़ा हुआ है जिसको पनामा जल संधि कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, पनामा जल संधि कहा जाता है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों दिया है जल संधि के बारे में, यही उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पे भी जो जल संधि है उसको कहते हैं पनामा जल संधि, ठीक है। तो जल संधि और स्थल संधि में भी अंतर होता है, ठीक है। इसको पहले पढ़ लीजिए। पनामा जल संधि उसको कहा जाता है। बोला यह महाद्वीप पूरी तरह से किधर है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी और पश्चिम में। एशिया किधर था, पूरब में, लेकिन ये उत्तरी अमेरिका की बात करें तो कितना किधर है, पश्चिम की ओर है, और बिल्कुल उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और बात किया तो तीन महासागरों से घिरा हुआ है, ठीक है, 3 महासागर से घिरा हुआ है। इधर प्रशांत हो गया दोस्तों, इधर हो जाएगा अंटार्कटिक, और ऊपर हो जाता है इधर अटलांटिक हो जाएगा, ऊपर आर्कटिक हो जाएगा, ठीक है। तो 3 तरफ से महासागर से घिरा हुआ है। क्या आप इन महासागरों का नाम बता सकते हैं, तो हाँ बताएं दिए हम। अब तो देखिए दक्षिण अमेरिका की बात करें तो दक्षिण अमेरिका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण अमेरिका की तरह दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। और पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर हैं, इसके पूर्व और पश्चिम में, तो इधर तो प्रशांत महासागर हो जाएगा और इधर अटलांटिक महासागर हो जाएगा। इस तरह से है, ठीक। बोला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज की अगर बात करें तो इसके उत्तर और दक्षिण की ओर फैला हुआ है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला यहीं पे स्थित है। बोला दक्षिण अमेरिका विश्व के सबसे बड़ी नदी बेसिन बनाता है, उसको कहते हैं अमेजन नदी, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी कहाँ बहती है, दक्षिण अमेरिका में। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका में है, जबकि विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी वो दक्षिण अमेरिका में है।
दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है। अब दोस्तों हम एक बार फिर आप लोगों को चित्र दिखाते हैं। पहले पूरा यहाँ पे महाद्वीप की अगर हम चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर एक बार जो फिगर पर चर्चा करेंगे। ठीक है, दिखा देंगे पूरा। बोल रहा ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है दोस्तों। देखिए, सबसे बड़ा हो गया एशिया, एशिया के बाद अफ्रीका। ठीक है, एशिया के बाद सबसे पहले एशिया हो गया, एशिया के बाद हो गया अफ्रीका, अफ्रीका के बाद हो गया उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के बाद हो गया दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के बाद हो गया यूरोप, यूरोप और यूरोप के बाद हो गया ये ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। बोल रहा है ये द्वीपीय महाद्वीप, मतलब चारों तरफ से इसका क्या है, जल घिरा हुआ है। ठीक है, तो द्वीपीय महाद्वीप है ये। पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक, दक्षिणी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में पड़ेगा। ठीक, अब बात करते हैं अंटार्कटिका की। अंटार्कटिका का एक बहुत बड़ा द्वीप है। क्या है, बहुत बड़ा द्वीप है, और जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। पूरी तरह क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होगा। और दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य से होकर के गुजरती है, दक्षिण ध्रुव। ठीक, और चूँकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा क्या होती है, मोटी बर्फ की परत से ढकी रहती है। यहाँ किसी प्रकार का स्थायी मानव निवास संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ पूरा तरह दोस्तों बर्फ से ढका रहता है, तो वहाँ पे मानव निवास संभव नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र वहाँ पे स्थापित किए गए, जैसे कि भारत के भी शोध केंद्र, जैसे मैत्री हो गया, दक्षिण गंगोत्री, सारे शोध केंद्र वहाँ पे स्थापित हैं। और अब आइए देखते हैं जलमंडल के बारे में। बोल रहा है पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। और पृथ्वी का 71% भाग पर जल है, 29% भाग पर स्थल है। इसी कारण तो इसको नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी जलमंडल में जल के सभी रूप सभी रूप उपस्थित होते हैं, जैसे महासागर हो गया, नदी, झील, हिम नदी, भूमिगत जल, वायुमंडल के वाष्प, जो जल वाष्प है, वो सारे चीज़ उपस्थित होते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले 97% से अधिक भाग महासागर में पाए जाते हैं। जितना भी जल पाया गया है ना पृथ्वी पर, मतलब पूरा पृथ्वी पर 71% जल है, और वो 71% में 97% जो है महासागर में स्थित है उसका जल। ठीक है, और वह इतना खारा होता है ना महासागर का जल, उसको उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। अवशेष देश जो जल बचता है दोस्तों, बहुत बड़ा बर्फ परत एवं नदियों और भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। तो हम लोगों को बहुत ही कम उपयोग के लिए जल है, जल का बहुत कम भाग ही अलवन जल के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल के लिए आता है। और यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद भी हम लोगों को पानी की कमी महसूस होती है। ठीक है, अब यहाँ पे महासागर आएगा। जलमंडल के बारे में जान गए, जलमंडल के बारे के बाद वहाँ पे महासागर आ जाता है। महासागर जलमंडल का मुख्य भाग है, आपस में एक दूसरे से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। महाद्वीप दोस्तों आपस में एक दूसरे से नहीं जुड़े हुए हैं, विभाजित हैं, जबकि महासागर एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। महासागर का जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं, इसकी 3 गतियाँ हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर 5 महासागर हैं, जैसे सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक, उसके बाद हिंद महासागर, उसके बाद दक्षिण महासागर, उसके बाद आर्कटिक महासागर। तो ये 5 प्रकार के महासागर हैं। आइए इस पांचों के बारे में जानते हैं। बोल रहा है दोस्तों कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। क्या है, सबसे बड़ा महासागर है। ये पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग कौन सा है, मेरियाना गर्त यहीं पे स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग क्या है, वृत्ताकार है, और एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर दक्षिण अमेरिका, इसके चारों तरफ ये फैला हुआ है। ठीक है, चित्र में देखने के लिए बोल रहा है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, और यह एस का आकार का है। ठीक है, इसके पश्चिम किनारे की अगर बात करें तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, पूर्व किनारे की अगर बात करें तो यूरोप और अफ्रीका स्थित है। ठीक है, अब इसकी तट बहुत ही अधिक तंदुरित है। तो तंदुरित तट का मतलब इस तरह का तट है, देखिए इस तरह का जैसे तंदुरित। ठीक है, तो तंदुरित तट है। यह अनियमित एवं तंदुरित तट रेखा प्राकृतिक तो मतलब पोताश्रय और पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है बनाती है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर। तो देखिए तंदूरी तट होने के कारण ये व्यापार की दृष्टि से बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण महासागर बन जाता है अटलांटिक महासागर। अब हिंद महासागर की बात करें तो एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा, यानी कि भारत के नाम पर इसका नाम रखा गया हिंद महासागर। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है, और इसका जो उसके उत्तर में अगर बात करें तो एशिया महाद्वीप है, पश्चिम में बात करें तो अफ्रीका है, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। ठीक है, अब आते हैं दक्षिण महासागर की ओर। तो दक्षिण महासागर दोस्तों अंटार्कटिक महाद्वीपों के चारों ओर घेरता है, और यह अंटार्कटिक महाद्वीप के उत्तर की ओर 60% दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। और अब आते हैं आर्कटिक महासागर को। तो आर्कटिक महासागर बिल्कुल उत्तरी ध्रुव में स्थित है, और यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है, जिसे को बेरिंग जल संधि भी कहते हैं। ठीक है, यह उत्तरी अमेरिका और उत्तरी तटों को यूरेशिया से क्या करता है, घेर देता है।
तो आइए सबसे पहले हम ये महासागर और महाद्वीप पढ़ लिए। इसका सबसे पहले हम यहाँ पे इस फिगर में आपको दिखा देते हैं, नहीं तो आप बोलिएगा कि फिर ऐसे ही पढ़ पढ़ के भाग गई। यहाँ पे दोस्तों देखिए बोला था ना अटलांटिक महासागर के बारे में। तो अटलांटिक महासागर बिल्कुल एज के आकार के है, जैसे देख लीजिए है कि नहीं। इसके आकार के अगर इसके पश्चिम में बात करें तो पश्चिम में उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका स्थित है। और अगर इसके पूरब में बात करें तो इधर हो जाएगा यूरोप और क्या हो जाता है, यूरोप पड़ जाता है, और नीचे की ओर अफ्रीका पड़ जाता है। ठीक है, और छोटा करें दोस्तों इसको इस तरह से। तो देखिए इसको इस तरह से देख लीजिए। और यहाँ पे बात करें दोस्तों हिंद महासागर की, तो इसी को दोस्तों देखिए भारत के नाम पर इसका पड़ा है। और इसके उत्तर में एशिया महाद्वीप है, और इधर पश्चिम में अफ्रीका पड़ जाता है, इधर पूरब में ऑस्ट्रेलिया पड़ जाता है। और आर्कटिक महासागर की बात करें तो ऊपर है, उत्तरी ध्रुव के चारों तरफ फैला हुआ है, और दक्षिणी महासागर यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव के चारों तरफ फैला हुआ है। उसके बाद अगर एक प्रशांत महासागर था, प्रशांत महासागर इधर की ओर भी है, इधर की ओर, मतलब यहाँ से यहाँ तक लेकर के मिला हुआ है। जैसे कि इस मैप में नहीं दिखेगा, मैप गोल है ना, तो जा करके यहाँ से मिल जाता है। ठीक है, तो इधर प्रशांत महासागर और इसका आकार लगभग वृत्ताकार के समान है। ठीक है, तो आगे यहाँ पे लगभग इसका प्रशांत महासागर का आकार लगभग गोलाकार के समान है। और इसके अगर हम बात करें इधर इसके चारों तरफ की अगर बात करें तो इसका चारों तरफ फैला हुआ है। जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका हो गया, एक तरफ ये सारे द्वीप आ जाते हैं। ठीक, तो इसके बारे में पता चल गया। अब आगे देखते हैं, आगे हम लोगों को वायुमंडल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए वायुमंडल के बारे में जानते हैं। हमारी पृथ्वी के चारों ओर गैस की एक परत से घिरी हुई है, जिसको क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल की यह पतली परत इस ग्रह का सबसे महत्वपूर्ण और अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, सांस ले पाते हैं। वायुमंडल के चारों ओर सूर्य की कुछ हानिकारक किरणें से हम लोगों को बचाता है। तो वायुमंडल ना हो तो सूर्य की हानिकारक किरण सीधे तौर पर हम पर पड़ेगा। मतलब वायुमंडल की अगर हम ऊंचाई की बात करें तो वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या है, फैला हुआ है। वायुमंडल को उसके घट को, तापमान को, अन्य आधार पर 5 वर्गों में बांटा जा सकता है। तो वायुमंडल को भी 5 वर्ग में बांटते हैं, जिसमें पहला है सौभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। और यहाँ पे दोस्तों देखिए ये दिया है पांचों मंडल के बारे में। सबसे नीचे की बात करें तो यहाँ पे क्षोभ मंडल है, इससे ऊपर जाएंगे समताप मंडल है, इससे ऊपर जाएंगे मध्य मंडल है, इससे ऊपर जाएंगे आयन मंडल है, और सबसे ऊपर जाएंगे तो इधर बहिर्मंडल पड़ता है। तो 5 प्रकार के वायुमंडल को भी भाग में बांटा गया है। बोला वायुमंडल का मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना होता है। वायुमंडल किस चीज़ से बना होता है, मुख्य तौर पर उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बना होता है, जो कि साफ और शुष्क हवा का 90% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आर्गन हो गया, ये सारी गैसों की मात्रा 1-1% होती है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए क्या है, आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन की अगर बात करें तो नाइट्रोजन प्राणी में वृद्धि के लिए आवश्यक है। अगर नाइट्रोजन न हो तो प्राणियों में वृद्धि रुक जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमारे वायुमंडल में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। 78% नाइट्रोजन की नाइट्रोजन की जो मात्रा है 78% है, और ऑक्सीजन की 21% मात्रा पड़ता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कुछ मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को क्या कर लेती है, अवशोषित करती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पे अपना भूमिका निभाता है। यह ऊष्मा को क्या करता है, अवशोषित करता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाएगी, ऊष्मा को अवशोषित नहीं करने वाला कोई नहीं होगा। ठीक है, बोला जिससे पृथ्वी गर्म रहती है और क्या करता है, देखिए अवशोषित करती है ना, इसीलिए पृथ्वी गर्म रहता है। ठीक है, तो ज़्यादा होगा तो ज़्यादा गर्मी पड़ेगा, नहीं होगा तो बिल्कुल गर्मी नहीं पड़ेगा, तो भी दिक्कत है। कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है, और यह पौधे की वृद्धि में भी आवश्यक होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड पौधे की वृद्धि में तो आवश्यक होती है, आप सभी को पता है। बोल रहा है ऊंचाई के साथ वायुमंडल का घनत्व भिन्नता आती है। घनत्व में क्या होता है, जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं ना, तो बोल रहा है कि जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं ना, वायुमंडल का घनत्व क्या हो जाता है, घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्र तल पर सबसे अधिक होती है। घनत्व सबसे अधिक कहाँ होगा, तो सबसे अधिक समुद्र तल पर होता है, तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं ना, तो तेजी से क्या करता है, घनत्व घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ियों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कम होने के कारण सांस लेने में क्या होती है, कठिनाइयाँ होती है। पर्वत पर जाते हैं तो घनत्व कम होता है, वहाँ पे घनत्व की कमी होने के कारण क्या होता है, सांस लेने में कठिनाइयाँ महसूस होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें हम अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के क्या होता है, जाना पड़ता है। और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, तापमान भी क्या होता है, घटता है, घनत्व भी घटता है और तापमान भी घटता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है, यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है, और कुछ क्षेत्रों में सबसे अधिक दबाव महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम दबाव महसूस होता है। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर क्या होती है, बहती है। गतिशील वायु को क्या कहा जाता है, पवन कहा जाता है। तो इतना था वायुमंडल के बारे में। अब देखिए जीव मंडल क्या होता है, उसके बारे में जानना। स्थल मंडल पढ़ लिए हम लोग, जल मंडल पढ़ लिए, उसके बाद वायुमंडल पढ़ लिए, अब है जीव मंडल। बोल रहा जीव मंडल
स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक क्या है, सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ पर क्या होता है, जीवन मौजूद होता है। तो जीवन कहाँ पे मौजूद होगा, जीव मंडल में ही मौजूद होगा, क्योंकि देखिए जीवन के लिए जल भी चाहिए, थल भी चाहिए और हवा भी चाहिए। तो जहाँ पे जल, थल, हवा तीनों चीज़ का सीमित जो स्थान होता है वही जीव मंडल कहलाता है। तो जहाँ पे जीवन मौजूद होता है वही जीव मंडल बोल रहा है। जहाँ यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ पाई जाती है, जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर के बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीव मंडल से क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। दोस्तों अब बोल रहा है कि जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों जैसे जंतु जगत और पादप जगत में विभाजित किया जा सकता है। पृथ्वी के 3 परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं। कौन कौन से 3 परिमंडल, जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल, तीनों एक दूसरे आपस में परिमंडल आपस में पारस्परिक क्या करते हैं, क्रिया करते हैं और एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। और इसी जैसे कि उदाहरण के बाद हम बोलें तो लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाता है। इससे क्या होता है, ढलुआ भाग पर मिट्टी का क्या होता है, कटाव तेजी से होने लगता है। इस कारण प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान और निकोबार महाद्वीप में कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों और नदियों से दूषित पदार्थों से प्रवाहित होने से इनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है, तो दूसरे जीव को भी नुकसान पहुंचाता है। तो एक दूसरे से पारस्परिक क्रिया में तीनों जुड़े हुए रहते हैं और इसी को दोस्तों कहा जाता है जीव मंडल। बोल रहा है उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्र तथा गाड़ी के उत्सर्जित पदार्थ वायु में को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है। बोल रहा है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जैसे बढ़ेगा तो तापमान में वृद्धि होगी और इसी को कहा जाता है भूमंडलीय तापन। क्या कहते हैं, भूमंडलीय तापन इसी को कहते हैं। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच की प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी की संसाधन को क्या होता है, सीमित उपयोग की आवश्यकता है। मतलब देखिए संसाधन सीमित करेंगे तभी तो तीनों में बढ़ पाएगी, आपस में परस्पर संबंध बनी रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों को साधन को बचा कर सीमित ही उपयोग करना चाहिए। अब दोस्तों ये चैप्टर इतना ही था, बस ख़त्म हो गया। और इसका क्वेश्चन आंसर यहाँ पे दिया है, कुछ अभ्यास। तो इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, आप लोगों से हो जाएगा अगर ध्यान से पढ़ें तो। और देख लीजिएगा क्वेश्चन एक बार, ठीक है। और दोस्तों आज हम दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं वीडियो को, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।